देखो इधर भाई, ब्लड वेसल्स के बारे में बात करनी है और लिम्फ भी आपको यहाँ पे समझना है। ब्लड वेसल्स की बात करें तो हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। इन क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेसल्स आर 3 टाइप्स। हमारे पास कैसा सर्कुलेशन है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ब्लड कभी भी ब्लड वेसल को क्रॉस करता नहीं है। तो इस ब्लड वेसल, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही ब्लड है, एक ही ब्लड वेसल है जो हार्ट से ब्लड ले जाता है और हार्ट तक फिर से ब्लड लेके आता है, ऐसा नहीं है। ब्लड वेसल्स 3 तरह की है और वो तीनों के नाम देखो, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। सीक्वेंस आपको पहले ही मैंने लिखवा दिया है, यहाँ पे अगर फिर से लिखना चाहते हो तो लिख लो। पहले क्या लिखोगे? सबसे पहले वर्ड बोलो भाई, अवोर्टा की ब्रांच को आर्टरीज बोलेंगे, आर्टरीज की ब्रांच को आर्ट्रियोल्स। कितने समझदार बच्चे हैं भाई। आर्ट्रियोल्स फिर क्या बनाता है? कैपिलरीज बनाता है। कैपिलरीज फिर क्या बनाएंगी? वेन्यूल बनाएंगी। वेन्यूल, अब यहाँ पे ज्वाइनिंग शुरू हो गई है। कैपिलरीज के बाद क्या शुरू हो गया है? ज्वाइनिंग शुरू हो गया है। इधर से क्या शुरू हुआ? अभी चल रहा है, डिवाइड हो रहा है। एक जो ब्लड वेसल है वो कई ब्रांचेस में डिवाइड होती है। वेन्यूल के बाद क्या बनेगा? वेन बनेगा। वेन ज्वाइन होकर क्या बनाएगी? वेना कावा। तो ये सीक्वेंस आपको पहले ही नोट कर लिया है और अगर आपको फिर से लिखने की जरूरत लग रही है तो फिर से नोट कर लो। अब देखो आपको आर्टरीज के बारे में क्या बात लिखी है। नॉर्मली देखना ध्यान से, नॉर्मली आर्टरी कैरीज प्योर ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी। आर्टरी के लिए हमने यही लिखा था, हार्ट से ऑर्गन की ओर ले जाता है कौन सा ब्लड? प्योर ब्लड। कैसा ब्लड? प्योर ब्लड। ये नॉर्मली है, एक एक्सेप्शनल केस है, इसलिए नॉर्मल वर्ड लिखना पड़ा। ज्यादातर हमारे आर्टरीज क्या करते हैं? यही करते हैं, हार्ट टू ऑर्गन प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। बट एक एक्सेप्शनल केस है, उसका नाम बोलो, पल्मोनरी आर्टरी। किसके किसके बीच है? कोई नहीं बोलेगा। पल्मोनरी आर्टरी कहां से कहां ब्लड ले जाती है? वेन्स की बात करें तो वेन इम्प्योर ब्लड कैरी करता है फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन्स टू द हार्ट एंड दिस ब्लड इज इम्प्योर नॉर्मली। अब यहां पे लास्ट में नॉर्मली वर्ड लिखा तो मतलब ऐसी भी वेन है जो प्योर ब्लड कैरी करता है। इनका काम है ऑर्गन टू हार्ट और कैसा ब्लड? इम्प्योर ब्लड। ये आपको ध्यान रखना है। और इन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है, या हम कहें कि इन दोनों को कनेक्ट करता है, कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है, दैट इज अ कैपिलरी। कैपिलरीज आर प्रेजेंट इन द ऑर्गन्स। ये ऑर्गन्स में ही होगा, टिश्यूज के बीच बहुत फाइन डक्ट्स हैं, फाइन ब्लड वेसल्स हैं। एंड दीज आर द वेसल्स थ्रू विच एक्सचेंज टेक प्लेस। जो एक्सचेंज होता है मटेरियल का, चाहे वो गैस हो, कोई न्यूट्रिएंट हो, कोई और कोई हार्मोन्स हो, कोई वेस्ट प्रोडक्ट है, सबका एक्सचेंज कैपिलरी से ही हो सकता है। और कोई ऐसी ब्लड वेसल नहीं है जो एक्सचेंज का काम करती है। इसलिए कैपिलरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से याद रखना है। कैपिलरी इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मटेरियल, जो भी कुछ होना है वो इधर से ही होगा। ठीक है ना? तो अवोर्टा, आर्ट्रियोल, ये कोई भी पार्ट में एक्सचेंज नहीं होता है। इतना बात नोट करो। फिर इनकी एनाटॉमी पे चलते हैं। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है? एनाटॉमी का मतलब वो क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर। तो अब ब्लड वेसल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। उसकी वॉल किस टाइप के टिश्यू से बनी है, कितने लेयर से बनी है, ठीक है, इन सब के बारे में बात समझनी है। पहले इसको नोट कर लो। पहले बात करेंगे आर्टरीज एंड वेन्स की। किसकी? आर्टरीज एंड वेन्स की। कैपिलरीज की बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं वो अभी आपको थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। जब आर्टरी और वेन की बात करें तो इनकी ब्लड वेसल्स की वॉल है वो 3 लेयर से बनी है। सबसे बाहर वाली वॉल, आउटर वॉल, फिर उसके बाद मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर के बाद इनर मोस्ट वॉल है। 3 लेयर से बनी है ब्लड वेसल्स की वॉल। ठीक है, जिसे हम नाम क्या देते हैं, जो बायोलॉजिकली टर्म यूज करते हैं। आउटर लेयर के लिए ट्यूनिका एक्सटर्ना, एक्सटर्नल वर्ड से लिया गया है एक्सटर्ना।
ट्यूनिका मीडिया मिडिल लेयर है तो मीडिया, एंड ट्यूनिका इंटरना या फिर इंटिमा दोनों वर्ड लिखा जा सकता है, दोनों को ध्यान रखना है। ये तीनों लेयर्स के जो नाम है ये ध्यान रखना है, ये सिर्फ ये नाम नहीं याद रखने हैं, ये नाम आप याद रखने हैं। अगर क्वेश्चन में, ज्यादातर क्वेश्चन में यही नाम यूज करा जाता है, आउटर मिडिल इंटरनल, ये टर्म अब नहीं मिलेगा ज्यादातर। अब आपको इनके बारे में समझना है कि आउटर जो लेयर है ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है ये किससे बनी है ना। अगर इसकी बात करें तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनी है, जिसमें कोलेजन फाइबर, इलास्टिन फाइबर एंड लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स हैं। क्या क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू है। अब ये कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप है लूज कनेक्टिव टिश्यू, ये आपको ध्यान रखना है, पढ़ना है बाकी अभी, जिसमें कोलेजन फाइबर है, इलास्टिन फाइबर है, जो इसकी वॉल को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है एंड स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। कोलेजन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एंड इलास्टिक जो फाइबर है, इलास्टिन फाइबर है, ये इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। इसकी जरूरत है आर्टरीज को, है ना, अभी वो हम देखेंगे। एंड लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स हैं। कैसी मसल्स हैं? लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स हैं। जैसे हमारी कोई ये ब्लड वेसल है, तो जब मसल इस तरह से कोई लगी है तो इसको बोलते हैं सर्कुलर मसल। क्या बोलते हैं? सर्कुलर मसल। अब जब कोई मसल ऐसे लगी वो इसकी वॉल में तो इसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल मसल। तो ये मसल्स कैसी हैं? लॉन्गिट्यूडनल है। कैसी मसल्स हैं? लॉन्गिट्यूडनल है। और दूसरा एक वर्ड और यहाँ पे ध्यान रखना है, स्मूथ मसल है तो मतलब ये इनवॉलेंट्री है। कैसी है? इनवॉलेंट्री है, आपका इस पे विल पावर काम नहीं करता। ठीक है। उसके बाद मीडिया की बात करें, ये थिक लेयर है सर्कुलर मसल की, सर्कुलर स्मूथ मसल है। अब ये सर्कुलर है, बीच वाली जो लेयर है मसल से बनी है, मस्कुलर टिश्यू से बनी है, स्मूथ मसल से बनी है, बट वो मसल कैसी है? सर्कुलर है। कैसी है? सर्कुलर है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं है। एंड नेटवर्क ऑफ इलास्टिन फाइबर्स, इस वाली लेयर में भी इलास्टिन फाइबर होता है, कोलेजन फाइबर नहीं होता है। इंटरना की बात करें, मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल फ्लैट एक सिंगल लेयर की सेल से बनी होती है स्क्वैमस एपिथेलियम, जिसे हम एंडोथेलियम के नाम से भी जानते हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टर्म है। स्क्वैमस इनर जो ट्यूनिका इंटरना है दैट इज आल्सो टर्म्ड एज क्या? एंडोथेलियम। ठीक है। तो अब इनके लेयर्स को देखो, ये एक सेक्शन में आपको आर्टरी दिखाया गया है, एक सेक्शन में वेन दिखाया गया है। वो वेन का है, ये आर्टरी का सेक्शन है। ट्यूनिका एक्सटर्ना दोनों में लगभग सेम है। किससे किससे बना हुआ है? स्मूथ मसल्स हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स हैं, कोलेजन फाइबर है, इलास्टिन फाइबर है। इतनी बात याद रहेगी। हाँ, लूज कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें ही फाइबर्स होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में ही, है ना। तो ये आपको यही बात याद रखनी है कि इनका कॉम्पोजिशन क्या है। उसके बाद मीडिया की बात करें तो ये भी स्मूथ मसल्स हैं बट सर्कुलर हैं विद इलास्टिन फाइबर, कोलेजन फाइबर नहीं होता है। इंटरना की बात कर ले तो ये किससे बना हुआ है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से बना हुआ है, कोई फाइबर वाइबर नहीं है। ठीक है। अब ये तो दोनों में कॉम्पोजिशन की बात हो गई, चाहे वो आर्टरी हो चाहे वेन हो। इन दोनों पिक्चर्स को देखकर डिफरेंस जो आपको समझ के रखना, याद करके रखना है, इस जो ट्यूनिका मीडिया है आर्टरी में इसकी थिकनेस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वेन। वेन में ट्यूनिका मीडिया की थिकनेस देखो तो कम है और यहाँ पे इसकी थिकनेस ज्यादा है। एक्सटर्ना की थिकनेस सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है। इंटरना भी वैसे ही होती है, जैसे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से ये बनी है वैसे ये सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी है। डिफरेंस कौन सी लेयर में है? मीडिया में है, मीडिया की थिकनेस में है। ट्यूनिका मीडिया की थिकनेस में है, आर्टरी एंड वेन। इस थिकनेस कम होने के नाते इनका जो ये ल्यूमेन है जिसमें ब्लड हमारा फ्लो करता है, एक जो एम्प्टी स्पेस जो कवर करता है, जो वेसल का काम कर रहा है क्योंकि, है ना, इस ल्यूमेन का डायमीटर भी दोनों का चेंज होता है। आर्टरी का ल्यूमेन कम होता है और वेन का ल्यूमेन ज्यादा होता है, अगर डायमीटर देखोगे। ठीक है। और एक और डिफरेंस आपको यहाँ पे ये स्ट्रक्चर से दिख रहा है, आर्टरीज में वॉल्व्स नहीं लगे होते। क्या नहीं होते?
वॉल्व्स नहीं लगे होते, लेकिन वेन में एक इंटरवल के बाद, रेगुलर इंटरवल के बाद वेन्स लगे होते हैं। जैसे कोई एक आपकी मान लो कि ये वेन है, यहां पे वॉल्व लगा है तो यहां ऐसे लगा होगा, यहां पे लगा होगा, ऐसे एक इंटरवल के बाद आपको पूरे वेन्स में वॉल्व देखने को मिलता है। अगर इस डायरेक्शन में ब्लड फ्लो हो रहा है तो, अगर इस डायरेक्शन में ब्लड फ्लो हो रहा है तो आपको एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या देखने को मिलेगा, वॉल्व्स देखने को मिलेगा। इसका रीजन क्या है वो अभी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। बट आर्टरी में ऐसा नहीं होता। आर्टरी में, आर्टरी की ओपनिंग्स पर वॉल्व हो सकता है। जैसे अवोर्टा की ओपनिंग पर आपने देखा था अवोर्टिक सेमील्यूनर वॉल्व, है ना। पल्मोनरी आर्टरी की ओपनिंग पर देखा था पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व। ओपनिंग्स पर हो सकता है, बीच में कहीं नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना। ये आपके क्वेश्चन बने हुए हैं, आर्टरी और वेन के वॉल्व्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। वेन में क्या होगा, थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द वेन बीच में आपको वॉल्व मिलेंगे, लेकिन आर्टरी की ओपनिंग्स पर अगर होगा तो वॉल्व होगा, नहीं तो जरूरी नहीं है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। नोट में डिफरेंस आपको इधर कंपेयर करा गया है और इस कंपैरिजन को ध्यान से देखो। पहला ये पॉइंट आपको बताने की जरूरत नहीं है, हर टू ऑर्गन ब्लड कैरी करता है। कैसा ब्लड कैरी करता है, प्योर ब्लड कैरी करता है। एक्सेप्शनल केस एक और अलग है, वो अपन देख लेंगे आगे। ये ऑर्गन टू हार्ट ब्लड कैरी करता है। सारी आर्टरीज प्योर ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी जो इम्प्योर ब्लड कैरी करती है फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स, ठीक है। ऑल वेन्स कैरीज इम्प्योर ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है। ब्लड जो इसमें आर्टरी में फ्लो होता है वो हाई प्रेशर एंड स्पीड के साथ होता है, क्योंकि हार्ट का पंपिंग एक्शन डायरेक्टली आर्टरीज में ही करा जाता है, ठीक है। एंड देन जो वेन्स है इसमें जो ब्लड होता है फ्लो करता है वो लो प्रेशर के साथ एंड लो स्पीड के साथ, इसलिए आपको यहाँ पे वेन्स में प्रेशर या पल्स फील नहीं होता। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जो बात आपने उधर देखी थी वॉल्व्स की, वो यहाँ पे आपको समझना है। जो क्योंकि हमारा वेन्स में ब्लड जो फ्लो कर रहा है वो लो प्रेशर एंड लो स्पीड के साथ फ्लो कर रहा है, इसमें कोई पंपिंग एक्शन हार्ट का डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए जो ब्लड थोड़ा बहुत भी आगे बढ़ गया, जैसे मान लो कि आपके पास ये कोई वेन है, यहां पे वॉल्व हमने लगा लिया, इधर एक वॉल्व लगा है, इधर एक वॉल्व लगा है, यहां से ब्लड यहां तक चला गया तो ये फिर से वापस नहीं जाएगा, ये वॉल्व इनको रोक के रखता है। इस वॉल्व का ये काम है, क्योंकि इसमें प्रेशर है नहीं कि हम पंप करने के लिए प्रेशर लगा दे और ब्लड सीधा भाग के चला जाए। ये डिपेंड, ये किस पे बेस्ड होगा, मेनली बेस्ड होता है वो आपका स्लोप पे, और स्लोप के हिसाब से अगर फ्लो होना है तो ऑब्वियस सी बात है कि जब ये ब्लड इधर आ गया, जब स्लोप अगेंस्ट हुआ तो फिर से वापस जा सकता है ना। तो उसके लिए क्या हो गया कि एक बार ब्लड यहां आ गया तो अब वो वापस नहीं जाएगा। जैसे अभी आप अपना ये फोर लिम्ब नीचे करके रखे हो तो हार्ट के पोजीशन से जो ऑर्गन जो हिस्सा इसका नीचे है उसका जो इम्प्योर ब्लड है वो ऊपर नहीं जाएगा। जैसे आप ये ऊपर कर लोगे तो अब वेन्स का ब्लड नीचे जाएगा, जितना नीचे चला गया, जितना आगे बढ़ गया, नीचे का मतलब जितना आगे वेन्स में बढ़ गया वो नीचे करने के बाद वापस नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वॉल्व्स, अब मान लो कि वो ये ब्लड यहां आ गया तो अब ये वॉल्व इसको वापस नहीं जाने देगा, ये इनका काम होता है। मींस जितना भी ट्रेवलिंग कर लिया वेन्स में वो वापस बैक ना कर सके, ये वॉल्व्स का काम है, क्योंकि प्रेशर नहीं होता, स्पीड भी नहीं होता, स्लोप के अकॉर्डिंग इनको फ्लो करना होता है। क्या? हाँ, नहीं, वो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। जिस डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में वॉल्व्स खुलेंगी और उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो बंद हो जाएंगे। इतनी बात आपको इधर देखनी है। और देखो, आर्टरीज आर डीपली सिचुएटेड इन द बॉडी, आपके बिल्कुल सुपरफिशियल बॉडी पे नहीं है, और वेन्स आपकी सुपरफिशियल हैं जस्ट बिलो द स्किन। जो आपको ये दिख रही है सारी क्या है, वेन्स हैं, ठीक है। वॉल्स ऑफ आर्टरीज आर थिक एंड टफ, क्योंकि कोलेजन फाइबर भी होता है तो इनकी वॉल वैसे भी मीडिया की वजह से थिक होती है एंड टफनेस आता है कोलेजन फाइबर की वजह से। इनकी वॉल सॉफ्ट एंड
थिन होती है, आप वेन्स को टच करके देख लो कितनी सॉफ्ट है, थोड़ा सा प्रेशर आपका वो नहीं झेल पा रहा है। ये सबसे ज्यादा वेन यहाँ दिखेगी या फिर यहाँ दिखेगी, ठीक है। एंड इनका ल्यूमेन जो होता है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, नैरो होता है, जबकि उनका ल्यूमेन कैसा होता है, वाइड होता है। क्यों इनका ये रीजन, ल्यूमेन का नैरो एंड वाइड होने का रीजन है ट्यूनिका मीडिया। कौन है, ट्यूनिका मीडिया। वॉल्स इसमें एब्सेंट होती हैं और इधर वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। एंड इनका जो अपीयरेंस है वो आपको ध्यान रखना है, पिंकिश और ब्राइट रेड इन कलर, और इनका जो कलर है आर्टरीज का ये डीप रेड एंड, और ये वेन्स का है, वेन्स के लिए है डीप, अगर होगा तो रेड कलर का या फिर ब्लूइश कलर का, मेनली ब्लूइश कलर का ही दिखता है, ठीक है। एंड आर्टरीज डू नॉट कोलैप्स व्हेन एम्प्टी बिकॉज देयर थिक वॉल्स, इनकी वॉल की थिकनेस ज्यादा है इसलिए ये कोलैप्स नहीं करती हैं। वेन्स में आपको तीनों लेयर याद नहीं हुआ अभी तक, ट्यूनिका एक्सटर्ना नहीं याद हुआ। अब आर्टरी और वेन में फर्क क्या है, मीडिया इतना थिक है उसका कि कोलैप्स होने का चांस ही नहीं होता, ठीक है। इनकी जो लेयर्स हैं वेन्स में मीडिया की थिकनेस बहुत कम होती है, तो वो थोड़ा सा अगर ब्लड खाली हुआ तो कोलैप्स हो सकता है, जरूरी नहीं है। जब ये खाली होगा तब ये कोलैप्स हो सकता है, और खाली होता ही नहीं है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। और खाली कब होगा, जैसे आपने सो रहे हो और टांग ऊपर करके सो रहे हो, तब हो सकता है। और ज्यादा देर तक तो जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है ना, उस पंप होने के बाद सीधा भाग के आता है कैपिलरीज से। Their tunica media layer is much thicker as compared to vein. इनका tunica media जो है वो thinner होता है as compared to arteries। ये बात हो गई arteries and veins की। सारे points आपको मुझे नहीं लगता लिखने की जरूरत है, अगर जरूरत है तो लिख लो फटाफट। है जरूरत है भाई, ये सारा याद हो जाना चाहिए। अब एक और बात सुन लो, यहीं पे आपकी ये कैपिलरीज का भी कहानी खत्म हो जाएगा। कैपिलरीज में इधर सुनना ध्यान से, कैपिलरीज में ना तो ट्यूनिका एक्सटर्ना है ना ट्यूनिका मीडिया है, सिर्फ ट्यूनिका इंटरना है। कौन कौन सी लेयर हटा देनी है, ट्यूनिका एक्सटर्ना एंड ट्यूनिका मीडिया हटा देनी है। बचा कौन सा, एंडोथीलियम। कौन सा बचा, एंडोथीलियम। तो कैपिलरी की वॉल जो होती है सिर्फ एंडोथीलियम से बनी होती है। ये पहली बात तो किसके बीच प्रेजेंट है, आर्टरी एंड वेन के बीच प्रेजेंट है। वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरीज ओनली एंडोथीलियम लेयर इज फाउंड, इट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम एंड एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू अकर्स एट द लेवल ऑफ कैपिलरीज। ये बात रिपीटेड है, और अब आप लिखो, फिर आगे हम बात करते हैं लिम्फ पे। ब्लड वेसल्स की कहानी खत्म, ये लिख लिया। अब एक वर्ड है लिम्फ, और ये थोड़ा सा ना आपका अटेंशन इधर चाहिए होगा इसको समझने के लिए, और बड़ा जरूरी पार्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम का। इधर देखो, हार्ट है, हार्ट आर्टरी के थ्रू ब्लड पंप करता है, और यहाँ पे कैपिलरीज आपको दिखाई गई, इनकी ब्रांचेस, फाइन ब्रांचेस कैपिलरीज होती हैं जो कि टिश्यूज के बीच से गुजरती हैं। ये आपका मान लिया कि टिश्यूज है। जो टिश्यूज कैपिलरी के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं या बिल्कुल थोड़ा सा क्लोज कांटेक्ट में होते हैं, उनको न्यूट्रिएंट का, ऑक्सीजन का जो भी एक्सचेंज करना होता है वो आसानी से कर लेते हैं। हर सेल तक कैपिलरी का पहुंच ये जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं हो पाता है। वो टिश्यूज के बीच से गुजरती है। किसके बीच से गुजरती है, टिश्यूज के बीच से गुजरती है। और टिश्यूज का मतलब है दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल। क्या है वो, ग्रुप ऑफ सेल है। तो जो कैपिलरी यहां से पास हो रही है और एक टिश्यूज के बीच से पास हो रही है, तो जो सेल्स इस कैपिलरी के बिल्कुल पास है वो आसानी से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल तो कर लेगा। ये बात तो समझ आ रही है। लेकिन जो यहाँ दूर बैठा सेल है, इसका क्या होगा,
ये तो एक्सचेंज नहीं कर पाएगा, क्योंकि ब्लड अगर ऐसा रहा सिर्फ कैपिलरी से ब्लड पास होता रहा तो जो इसके सरफेस से कांटेक्ट में सेल्स हैं वो एक्सचेंज कर लेंगी और नहीं कर पाएंगी। इस प्रॉब्लम का दूसरा सोल्यूशन ये है कि इतनी कैपिलरीज हो कि हर सेल के कांटेक्ट में हो, तब वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है, जो पॉसिबल नहीं है। दूसरा तरीका ये है जो ये हमारे बॉडी में आपका देखने को मिलता है कि ब्लड का कुछ कंपोनेंट, ब्लड का कुछ का मतलब लिक्विड कंपोनेंट, ये कैपिलरी को क्रॉस कर जाता है। कैपिलरी को क्या कर जाता है? क्रॉस कर जाता है लिक्विड कंपोनेंट, जिसका नाम रख दिया जाता है ब्लड लिम्फ। क्या बोल देते हैं? ब्लड लिम्फ या लिम्फ बोल देते हैं। अब ये जो लिम्फ है ये टिश्यूज के बीच प्रेजेंट है, सेल्स के बीच में। ये कह लो कि जो सेल्स हैं इस लिम्फ में बात है, इस लिम्फ में बिल्कुल सारे डूबे हुए हैं। जो भी कैपिलरी को एक्सचेंज करना है वो इस लिम्फ के साथ वो एक्सचेंज कर लेगा। किसके साथ? लिम्फ के साथ एक्सचेंज कर लेगा, क्योंकि लिम्फ एक लिक्विड है तो वो तो फ्लो कर ही सकता है। अब इसमें ऑक्सीजन गया तो चाहे यहाँ की सेल हो यहाँ की सेल हो, सबको वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर सकता है। लिम्फ जो है वो यहाँ दूर बैठी सेल को भी न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन सब कुछ पहुंचा सकता है। एक मीडियम हो गया वो, लिम्फ क्या हो गया? मीडियम हो गया। इस मीडियम की मदद से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी न्यूट्रिएंट है, जो हार्मोन्स हैं, वो डिस्टेंटली या कह सकते हैं कि टिश्यूज के वो सेल्स जो कैपिलरीज से दूर होते हैं उन तक पहुंचा देता है। ये लिम्फ करता है। इसलिए लिम्फ के लिए एक वर्ड याद रखना, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। टिश्यूज और ब्लड के बीच, ब्लड का जो कंपोनेंट है वो कैपिलरी को क्रॉस नहीं करा, कुछ कंपोनेंट क्रॉस करा जिसे हम लिम्फ बोल रहे हैं। और टिश्यूज जो यहाँ पे बैठा हुआ है वो जो ब्लड का ऑक्सीजन है वो नहीं ले सकता, तो लिम्फ ऑक्सीजन सेल तक लाता है, सेल से प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड तक ले जाता है। तो कनेक्टिंग लिंक नहीं हुआ। बात समझ आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? लिम्फ यहाँ सेल तक ऑक्सीजन ले आएगा, न्यूट्रिएंट ले आएगा, जो हार्मोनल कंपोनेंट चाहिए वो सेल तक ले आएगा जो ब्लड के पास था। ठीक, इसमें ब्लड ने यहाँ पे डिफ्यूज कर दिया, लिम्फ में ऐड कर दिया, वो यहाँ तक ले आएगा। अब यहाँ से वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ब्लड तक ले जाएगा। कौन? लिम्फ। डायरेक्टली ये सेल तो ब्लड को नहीं दे सकता, तो इन दोनों के बीच का, ब्लड का और सेल के बीच का, ये क्या हो जाता है? कनेक्टिंग। ब्लड एंड सेल या टिश्यू दोनों लिख सकते हो। टिश्यू लिखेंगे तो ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि कैपिलरीज टिश्यू से क्रॉस होती हैं, सेल से नहीं। तो टिश्यू बोल दिया तो सेल तो भूल ही रही है, बात तो है। ठीक है, तो ब्लड क्या, ब्लड को आपको पता है ब्लड क्या है। अब लिम्फ की बात इतनी समझ आ गई, करता क्या है, लिम्फ में होता क्या क्या है वो देखो। लिम्फ जो है वो कलरलेस है। जब भी आपको कहीं चोट लगा होगा, ब्लड क्लॉट होने के बाद, ब्लड फ्लो होने के रुकने के बाद, ब्लड जब रुक जाता है तो आपको कुछ वाइट सा, या हम कहें कि वाटरी सिक्रीशन आपके उस घाव से चल रहा होता है अगर आप बैंडेज नहीं करवाते हो। ऐसा कई बार आपने देखा होगा। जो वाइट सिक्रीशंस वो हैं, या हम कहें कि वो ट्रांसपेरेंट सिक्रीशन, कलरलेस सिक्रीशंस है, दैट इज द लिम्फ। क्या है? कलरलेस फ्लूइड है, इज फॉर्म्ड बाय द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एट कैपिलरी लेवल। कैपिलरी परमिएबल है, दो लेयर्स है नहीं, एक्सटर्ना मीडिया है नहीं, एंडोथीलियम है बस। कौन सी लेयर है? एंडोथीलियम है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बनी हुई लेयर है। और सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की अगर हम बात करते हैं तो उसका काम ही है फिल्ट्रेशन, या हम कहें तो डिफ्यूजन कह सकते हैं। तो ब्लड का जो लिक्विड कंटेंट है वो इसको क्रॉस कर सकता है। एक बहुत पतली सी सेल है, फ्लैट सेल्स है, उन्हीं से इनकी लेयर्स बनी है, पूरी वॉल कैपिलरी की। जब पतली सी लेयर से वॉल बनी है तो क्रॉस तो कर ही सकता है। ठीक है, तो ये उसका क्रॉस करने के बाद ब्लड का कुछ कंपोनेंट बाहर आ जाता है, उसी को अपन लिम्फ बोलते हैं। लिम्फ में होता क्या है? प्लाज्मा होता है, बट इसमें लार्ज साइज के प्रोटीन नहीं होते हैं। लार्ज साइज के प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन याद है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन,
आपने सारे पढ़ा था, फाइब्रिनोजन, ये सब प्रोथ्रोम्बिन, ये सारे पढ़े थे। तो ये लार्ज साइज के प्रोटीन नहीं होते हैं, WBC प्रेजेंट होता है। WBC ब्लड सेल्स आपके 3 होते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। इसमें से WBC प्रेजेंट होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि WBC का शेप होता है अमीबॉइडल। कैसा? अमीबॉइडल। और कैपिलरीज में बहुत फाइन पोर्स होते हैं, उन पोर्स से गुजरने के लिए अमीबॉइडल सेल ही कैपेबल है, ना तो RBC ना प्लेटलेट्स। तो WBC कैपिलरी की वॉल को क्रॉस कर सकता है, मतलब लिम्फ में WBC प्रेजेंट होता है। तो लिम्फ इज इक्वल टू क्या लिखोगे? प्लाज्मा विदाउट लार्ज प्रोटीन प्लस WBC। प्लाज्मा प्रोटीन कौन याद करेगा? एल्बुमिन क्या था, ग्लोबुलिन क्या था, फाइब्रिनोजन क्या था, प्रोथ्रोम्बिन क्या था। तो ये सब आपके प्लाज्मा प्रोटीन है, वो ब्लड में ही रहते हैं, लिम्फ में नहीं आते। वो लिम्फ में नहीं आते क्योंकि वॉल को वो क्रॉस नहीं कर सकते। वो जो हम पोर्स की बात कर रहे हैं, इनके स्क्वेमस एपिथेलियम पे जो हम पोर्स की बात कर रहे हैं, वो इतने फाइन होते हैं, उनको क्रॉस करना इन लार्ज साइज के मॉलिक्यूल के बस की बात नहीं। और WBC इसलिए कर लेता है क्योंकि ये अपना शेप चेंज कर सकता है, और जब शेप चेंज कर सकता है तो वो चेंज करके क्रॉस कर जाता है। लिम्फ इज ऑल्सो कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड या फिर ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लिख लो, इसका पूरा नाम लिखो, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इन तीनों नामों को आपको दिमाग में रखना है, किसी भी वर्ड से ये आपके सवाल बन सकते हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। टिश्यू फ्लूइड बोलो, लिम्फ बोलो, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलो, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलो, सारी बात एक है। A elaborated network of blood vessels is called। अब अब जो बात आपको समझनी है वो इधर देखो, ये स्टेटमेंट पढ़ने से पहले इसको मैं एक बार इरेज करूं और आपको बात समझाता हूं। थोड़ा सा ना, आर्टरी में पंप करेगा एक प्रेशर के साथ, जो कि अपना आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होता है, तो ये प्रेशर की वजह से ब्लड का जो ये लिक्विड कंटेंट है वो कैपिलरी से फिल्टर आउट हो जाएगा, सेल्स के बीच चला जाएगा। और ये प्रोसेस लगातार अगर चलती रही तो ब्लड का जो वाटर कंटेंट है या लिक्विड कंटेंट है वो सारा बाहर आ जाएगा, क्योंकि वो सर्कुलेटरी पाथवे, ब्लड को तो उसी से गुजरना है। अगर सिर्फ यही चलता रहा कि ब्लड का लिक्विड कंटेंट बाहर आता रहा, सर्कुलेटरी पाथवे में चलता रहा, कैपिलरी से उसको गुजरना होगा और क्रॉस होता रहा, तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा ब्लड का जो प्लाज्मा है वो खत्म हो जाएगा, ये प्रॉब्लम हो जाएगी। या कहें तो थोड़ा ब्लड में प्लाज्मा कम हुआ तो कंसंट्रेट हो जाएगा ब्लड, और कंसंट्रेट हो जाएगा ब्लड तो ब्लड को फ्लो कराने के लिए और ज्यादा प्रेशर की जरूरत होती है। जब कोई गाढ़ा लिक्विड हो गया तो उसको फ्लो कराने के लिए प्रेशर ज्यादा आपको क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो ब्लड के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को कि मतलब ये क्रॉस भी करता रहे और ब्लड का जो ऑस्मोलैरिटी है वो मेंटेन भी रहे, इसको रिजॉल्व करने के लिए एक हमारे पास ब्लड वेसल्स की एक और नेटवर्क फैली रहती है टिश्यूज के बीच ही। कहाँ पे? टिश्यूज के बीच ही, जिसे हम बोलते हैं लिम्फ वेसल्स। क्या बोलते हैं? लिम्फ वेसल्स। ये लिम्फ वेसल्स इनकी भी ब्रांचिंग, जो फाइन ब्रांचेस हैं वो परमिएबल होती हैं लिक्विड या लिम्फ के लिए। वो टिश्यूज के बीच में, यहाँ देखो कैपिलरी के पास ये भी फैली हुई है टिश्यूज के बीच। जो लिम्फ यहाँ आ रहा होता है कैपिलरी को क्रॉस करके, वो लिम्फ वेसल्स में ऐड होके सारी ये लिम्फ वेसल्स कई 1 2 3 दिखा के यहाँ जुड़ के कॉमन लिम्फ वेसल्स में कन्वर्ट होती है, और ये फाइनली जाके कहाँ खुल रहा है? किसी मेन वेन में। कहाँ पे खुल रहा है? मेन वेन में। ये कौन सी ब्लड वेसल होगी? कोई वेन होगी जो हार्ट को ब्लड लेके जा रही है। तो लिम्फ वेसल्स फाइनली जाके कहाँ खुल जाती हैं? मेन वेन में, जो टिश्यू के लेवल से लिम्फ को कलेक्ट करके फिर से वो मेन वेन में, बोले तो ब्लड में ऐड कर देती है, जिससे हमारे टिश्यू के लेवल पर जो टिश्यू फ्लूइड है, लिम्फ जिसे कह रहे हैं, टिश्यूज के बीच लिम्फ और ब्लड में वाटर कंटेंट, या बोले तो लिम्फ या हम कहें प्लाज्मा, दोनों कंटेंट हमेशा बैलेंस रहता है। जिस रेट से हम अब वर्ड यूज कर सकते हैं, जिस रेट से हमारा कैपिलरी को क्रॉस करके
लिक्विड या प्लाज्मा ब्लड का बाहर आ रहा है, उसी रेट से लिम्फ वेसल से वो कहां जा रहा है, ब्लड में ऐड हो रहा है। अब ब्लड में ऐड हो रहा है तो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहेगी और टिश्यू के लेवल पर कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। टिश्यू पे जो कनेक्टिंग लिंक की जरूरत है वो भी मेंटेन्ड है। बात समझ आ गई? और इसको चलो आपको थोड़ा सा और समझ लो। कभी आपको चोट लगी है? कट वाली नहीं, वैसे ही किसी ने कहीं कोई भारी चीज कहीं गिर गया या फिर कहीं पे आपको लग गई और स्वेलिंग आ जाती है, ऐसा हुआ होगा जरूर। या कट लग जाता है तो स्वेलिंग आता ही आता है। तो उस कट होने के बाद क्या हुआ? कट होने का मतलब क्या हुआ कि आपकी उस टिश्यू वहां के इंजर्ड हो गए, रप्चर हो गए, कुछ कैपिलरीज भी रप्चर्ड हो गई, कैपिलरीज भी रप्चर्ड हो गई, वहां की लिम्फ वेसल्स भी रप्चर हो गई। तो वहां का लिम्फ जो है वो वापस नहीं जा पा रहा, वो वापस नहीं जा पा रहा। मान लो कट नहीं लगा, किसी ने जचा के फोड़ दिया, ऐसे थप्पड़ मारा और स्वेलिंग आ गई। तो स्वेलिंग इसलिए आई कि जहां पे वो प्रेशर पड़ा खींच के, वहां के वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और कैपिलरीज बर्स्ट हो गए। अब लिम्फ तो आ रहा है, ब्लड का कंटेंट आ रहा है, वो टिश्यू के बीच ही एक्यूमुलेट हो रहा है, वो वापस नहीं जा पा रहा है एंड दैट कॉजेज स्वेलिंग। उसकी वजह से स्वेलिंग आना शुरू हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि कितना डैमेज होगा, डैमेज हुआ है उतनी स्वेलिंग आएगी। हाँ, ठीक है। तो इसलिए ज्यादा प्रेशर बॉडी पे नहीं पड़ना चाहिए, उससे भी डिस्टरबेंस इंटरनली क्रिएट होगा। एक्सटर्नली तो लगेगा कि स्किन ठीक है, बट प्रॉब्लम, आपको पेन होता होगा, कहीं कोई चीज, कहीं कोई पार्ट आपका हाई प्रेशर पे दब गया तो आपको पेन रहता है इंटरनली। तो पेन क्यों है? क्योंकि ये रप्चर हो चुके हैं, टिश्यू का अपना डिस्प्लेसमेंट हो जाता है और ये ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज एंड लिम्फ ये रप्चर हो जाते हैं और टिश्यू फ्लूइड का जब कंटेंट बढ़ा तो टिश्यूज हमारे उस एरिया के स्वेल कर जाएंगे। तो इसलिए आपको ये बात का ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको लिखा है वही लिम्फ वेसल्स के लिए, elaborated network of vessels called lymphatic system collect the fluid and drain it back to the major veins then to the heart finally। यही बात है। ये जो एक नेटवर्क है बहुत elaborated, ये आपका लिम्फ को कलेक्ट करता है और फाइनली किसी मेजर वेन या मेन वेन में इसको ड्रेन करता है और फाइनली वो कहाँ चला जाता है? हार्ट में। उसको बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो एक और बात आपसे पूछा जाता है, लिम्फ और ब्लड में WBC का काउंट। तो लिम्फ में WBC का काउंट ज्यादा होता है। अब इसका भी बहुत बड़ा रीजन है, कहीं आपको इंजरी हुई, लिम्फ बाहर आ रहा है। इंजरी का मतलब है कि माइक्रोब्स वहां पे ग्रो कर सकता है। आपकी डिफेंस जो है वो बढ़ानी चाहिए, डिफेंस वहां की उस एरिया की आपको इंप्रूव करनी है। तो बॉडी क्या करेगा? उधर लिम्फ का फ्लो बढ़ा देगा, ब्लड का फ्लो बढ़ा देगा और लिम्फ में वैसे ही WBC ज्यादा है तो माइक्रोब्स आएंगे तो मरने का चांस ज्यादा है, उनको मारने का चांस ज्यादा है, आपकी बॉडी को डिफेंड करने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। ये डिफेंस मैकेनिज्म एक तरीका है। भाई आपको जैसे इंडिया का किसी बॉर्डर पे, किसी बॉर्डर तो बहुत है, कहीं से लगता है कि वहां से अटैक हो सकता है तो फोर्सेस उधर डिप्लॉय कर देते हैं, ज्यादा उधर फोर्सेस भेज देते हैं। सेम बात यहां भी है। अब लिम्फ के फंक्शंस देखो। लिम्फ के लिए एक वर्ड लिखा है, एक्ट एज मिडिल मैन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, जिसे आप कनेक्टिंग लिंक के नाम से बोले हो। कनेक्टिंग लिंक बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो? मिडिल मैन। मिडिल मैन कौन होता है? बीच वाला। अरे आप यहाँ पे ऐसे समझ लो जैसे आपने बहुत सारे देखे होंगे प्रॉपर्टी डीलर, हाँ वो भी बीच वाले हैं, है ना। कल भी मैं मिला था एक प्रॉपर्टी डीलर से। तो वो क्या कर रहा है? उसके पास प्रॉपर्टीज की इंफॉर्मेशन है जो मेरे पास नहीं है, वो मुझे बताएगा, कुछ कमीशन लेगा, बात खत्म। तो ये क्या कर रहा है कि जो ब्लड से बाहर आया और टिश्यूज के बीच, और टिश्यूज और ब्लड के बीच जो इंटरचेंज होना है, एक्सचेंज होना है, वो दोनों के बीच करवा रहा है, बात खत्म। सेम वैसा ही कुछ काम है। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल्स ऑलवेज occurs through this fluid. Lymph is also important carrier for the nutrient in intestine. ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट है
ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और अब डाइजेस्टिव सिस्टम रहा नहीं, 10th में जितना आपने पढ़ा था उसके बेसिस पर आपको हो सकता है समझ आ जाए, बाकी नहीं आएगा तो अपन बताएंगे, कोई बात नहीं। इंटेस्टाइन में जो हमारा लिम्फ है वो फैट के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। अब मैं बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से। जितने न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, जो उनके कंपोनेंट हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म, वो एब्जॉर्ब होते हैं कैपिलरी से, ब्लड में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? ब्लड में चले जाते हैं। लेकिन जो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल है, दैट इज एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट, ये डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाता। ये डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाता, ये हाइड्रोफोबिक होने की वजह से ये डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाता। अब इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है, जो विलाई है इंटेस्टाइन की, इसमें भी लिम्फ वेसल्स होंगे, कैपिलरीज होंगी, है ना। तो ये इनका एब्जॉर्प्शन होके ये लिम्फ में जाता है। पहले कहाँ जाता है? लिम्फ में जाता है। और लिम्फ कहीं जाके किसी वेन में खुल रही है, और वेन आपको पता है हार्ट में जा रहा, मतलब वो फाइनली ब्लड में जाता है, बट पाथ उसका अलग है। कैसे? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कहाँ जाएगा? पहले लिम्फ में जाएगा, एब्जॉर्ब होके पहले लिम्फ में ऐड होता है, डायरेक्ट ब्लड में नहीं ऐड होता। ये ध्यान रखना। स्पेशली लिम्फेटिक कैपिलरीज कॉल्ड लैक्टियल्स, इसको बोला जाता है लैक्टियल्स। और 10th में आपके उस पे मॉड्यूल पे ये वर्ड था लैक्टियल्स। लैक्टियल्स क्या होते हैं? जो लिम्फ की कैपिलरीज होती है उनको बोला जाता है लैक्टियल्स। एंड लैक्टियल्स के थ्रू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। कैपिलरीज नहीं करता। क्या नहीं करता? कैपिलरीज नहीं करता, ये ध्यान रखना। लिम्फ हैज लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट वर्ड याद आ रहा है? क्या होते हैं? WBC का एक टाइप है जो क्या करता है? एंटीबॉडी बनाता है या फिर बनाने में मदद करता है। उनके टाइप्स पर डिपेंड करते हैं। देयरफॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर, आपको जब इंजरी होएगी ना, पहले टिश्यू रप्चर होता है, फिर उसके बाद ब्लड वेसल्स के रप्चर होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ता है। अगर टिश्यू रप्चर हुआ तो उसको बचाने के लिए टिश्यू फ्लूइड पहले लड़ता है। अगर डायरेक्ट ब्लड लड़ाई में उतर गया तो कंटामिनेशन का चांस बढ़ जाएगा, आपका पूरा सर्कुलेटरी फ्लूइड कंटामिनेट हो जाता है। तो पहले लड़ाई कौन करता है? लिम्फ। अगर वो हार गया तब ब्लड की जरूरत पड़ती है।